राजीव रंजन जी, नीतीश जी ने बात कही है तो यूं ही तो नहीं कही होगी। कह रहे हैं कि कौन जानता है चुनाव अगले साल ही हो, पहले भी हो सकता है, मतलब इस साल भी हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी देश के सबसे ज्यादा सुलझे हुए राजनेताओं में से एक है। एक अनुभवी राजनेता के तौर पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का भी एहसास है। हर दिन के साथ डूबती नाव में अनेक सुराख होते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो नरेंद्र मोदी जी की अपरिहार्यता, उनकी स्वीकार्यता, उनकी ग्राह्यता और एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर जो उनकी पहचान रही है, आज काफी गंभीर नुकसान उस छवि को हुआ है। और ऐसे में वो अगर जल्दबाजी में चुनाव की बात करते हैं जी, तो कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। और राजनीतिक दल तो इन स्थितियों की तैयारी करते ही हैं। जब भी होगा हम तैयार मिलेंगे। और इस बार की चुनौती बहुत ही जबरदस्त है। 24 में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की वापसी कतई नहीं होगी। आप कह रहे हैं बीजेपी का ग्राफ इतनी तेजी से गिर रहा है कि चुनाव अभी करा ले तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। शहजाद जी, देखिए, जिसकी विपक्षी एकता की नाव से मांझी खुद ही चला गया हो, वो अब दूसरों की नाव में कितने सुराग गिनने लगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी विडंबना की बात नहीं है। और मैं तो कहूँगा, देखिए, बिहार में निर्माण होने से पहले ही पुल किस प्रकार से जल समाधि लेता है 1700 करोड़ का, वो तो हमने देखा ही है। परंतु विपक्षी एकता का सेतु जल समाधि कैसे ले रहा है, ये भी देखने मिल रहा है। अब मैं आपको ट्रेलर बताता हूँ। ओमर अब्दुल्ला का बयान आम आदमी पार्टी को लेकर आया, 1 हफ्ते की कार्यप्रणाली बता रहा हूँ केवल। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर यह हमला किया कि ये संविधान को कुचल रहे हैं। टीएमसी ने कांग्रेस को बोला बंगाल में आपकी एंट्री नहीं है। फिर किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा हुई कि 80 पे हम ही लड़ेंगे, बाकी के लिए कोई स्पेस नहीं है। आम आदमी पार्टी कटोरा लेकर कांग्रेस तक पहुंची तो कांग्रेस ने लात मारकर कह दिया ऑर्डिनेंस पर समर्थन नहीं मिलेगा। इस प्रकार की एकता के नाव में बैठे हुए लोग अब तेज रफ्तार से दौड़ना चाह रहे हैं। तो वो उनके मन की लालसा मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की हो सकती है। परंतु अब मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, चेहरा तो कौन है ये कभी तय नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम चरित्र तो होना चाहिए, एजेंडा तो होना चाहिए। और क्या एजेंडा लेकर ये बार बार बोलते हैं? हम बोलते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए, उसमें मेन इनका प्लैंक है सामाजिक न्याय। आज मैं आरजेडी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, पंजाब में केवल आरजेडी नहीं है, जेडीयू के हैं। जेडीयू, सॉरी, माफी चाहता हूं, जेडीयू के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में मात्र 12% ओबीसी को जो आरक्षण दे रही है और वहां पर उनका 13% का अधिकार मारा गया है। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी ने कहा, ये जिसको संवैधानिक स्टेटस मिला है, उस पर क्या स्टैंड है आपका? राजस्थान कांग्रेस पार्टी वहां पे सरकार चलाती है, 60 डिस्ट्रिक्ट में एक भी लाभार्थी ओबीसी रिजर्वेशन का नहीं है, उस पर क्या स्टैंड है आपका? बताइए कि किस प्रकार से अलग अलग राज्यों में, पंजाब और राजस्थान के सवाल आप जेडीयू से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के बारे में बार बार अपने आप को सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बताती है, आज अति पिछड़े वर्ग का व्यक्ति तो उनको छोड़ ही गया है क्योंकि उनके अस्तित्व को मिटाना चाहते थे। परंतु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रोहिंग्या को बंगाल में ओबीसी वर्ग का आरक्षण दिया जा रहा है, 180 में से 118। जो सूची है वो मुसलमानों की, और जिस मुसलमान कहते हैं कि हमारे यहां जाति नहीं होती, उसके विषय में क्या स्टैंड है इन लोगों का? इन पार्टियों का कोई स्टैंड नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। हम अभी महागठबंधन की या इंडिया की चर्चा कर रहे थे ना। चलिए ठीक है, ये सवाल भी आपने उसमें जोड़ दिया। राजीव रंजन जी, आपने कहा इनकी नाव में सुराख हो रहा है। अभी ताजा सुराख तो लेकिन आपकी नाव में हुआ है, वो भी बिहार की नाव में हुआ है। जीतन राम मांझी छोड़ के गए हैं। इससे पहले कि आप 24 वाला कुनबा जोड़े, पुराना वाला कुनबा, उसको बचाने की बात सामने आ रही है। देखिए सौरभ जी, जहां तक हम पार्टी का सवाल है, एक व्यक्ति कभी हमारे साथ रहा और अब इनके पास चला जाएगा। दरअसल किसी भी चुनाव में किसी मतदाता समूह को प्रभावित करने की स्थिति न उनकी एनडीए में रही है और न यूपीए में रही है जी। फिर भी वो, चूंकि नीतीश कुमार जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, कुछ लोग उनके साथ हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई दलों का होना बहुत आवश्यक नहीं है, आपको जब हमने ही पहचान दी है तो आप अपने साथियों के साथ आ जाइए। मुझे लगता है जब देश में एक वातावरण बन रहा है तो फिर ऐसे दलों का बहुत मतलब नहीं होगा जो केवल इधर से बार्गेन करके वहाँ जाएंगे, वहाँ से बार्गेन करके यहाँ आएंगे। अब सवाल ये है कि मैं अभी शहजाद पूनावाला को सुन रहा था। देखिए, मैं एक बात से काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ।
संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की जो ताजा कड़ी है उसमें ये पिछड़ा आयोग भी अब शामिल हो गया है। और उन्होंने तो अपने रिपोर्ट में बिहार की भी चर्चा की है। मुझे तो आज तक ऑन रिकॉर्ड कोई जानकारी नहीं है कि ओबीसी के किसी व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिलने में कठिनाई हुई हो, उनके कल्याणार्थ योजनाओं का लाभ मिलने में उन्हें कठिनाई हुई हो जी। और अति पिछड़ी जाति तो अगर बिहार के सिवाय कहीं हो, जिसका दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जो धरती पर अवतरित होने के 45-50 वर्षों तक सवर्ण रहे, उसके बाद जबरन उन्होंने अपनी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल कराया। जी जी। अब उन्हें पिछड़ों की परवाह अगर इतनी ज्यादा है तो सबसे पहले जातीय आधार पर जनगणना की जो मांग है उसे स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है इधर उधर की बात करने से कुछ नहीं होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।